हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम जो है बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे। तो प्रैक्टिस सेट 1 का जो है 41 क्वेश्चन करवा दिए थे। तो आज जो है 42वां नंबर से हम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वर्ष 1907 में जो सूरत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन की घटना देखने को मिली थी। यह क्रम में कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? यानी 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो इस बार पहली बार कांग्रेस में विभाजन देखने को मिला था। तो ये जो अधिवेशन था ना, वो कितने नंबर का अधिवेशन था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन है वो 23वां अधिवेशन है और इसका जो अध्यक्षता थे वो कौन किए थे? तो रास बिहारी घोष किए थे। और 1907 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इस बार इसमें पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो 3 मुख्य क्वेश्चन इससे बनता था जो हम सभी बता दिए। अगला क्वेश्चन है कि संसार में जो विशालतम गुंबदों में से एक है गोल गुंबद, तो ये गोल गुंबद कहाँ स्थित है? क्वेश्चन ई बोल रहा है। तो जो गोल गुंबद है वो बीजापुर में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा इससे ई क्वेश्चन बन जाता है कि जो गोल गुंबद है ना, वो गोल गुंबद जो बीजापुर में है, इस यहाँ पे किसका मकबरा है? तो ये जो है आदिल शाह का मकबरा है बीजापुर में। तो यहाँ से 3 मुख्य क्वेश्चन बनने वाला था जो हम बता दिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं करता था? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मिथिला क्षेत्र पे शासन नहीं करने वाला कौन सा राजवंश है? तो देखिए, यहाँ पे ये 3 वंश जो है वो उत्तर बिहार के जो मिथिला क्षेत्र है यहाँ पे शासन किया है। कौन कौन? तो ओयनीवार राजवंश, कर्नाट राजवंश और दरभंगा राजवंश। ये 3 राजवंश जो है वो शासन किए हैं। लेकिन उज्जैनिया जो राजवंश है वो बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं किया है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि जो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? जो क्रिप्स मिशन था ना, इसमें कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके 2 आधिकारिक जो है वार्ताकार थे। कौन कौन? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों जो है आधिकारिक वार्ताकार थे क्रिप्स मिशन के। अब है कि क्रिप्स मिशन से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ई बनता है कि क्रिप्स मिशन आया कब था? तो मार्च 1942 में। अच्छा, इसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स किए थे। तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो है वो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे। और क्रिप्स मिशन जो थे वो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू थे। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया? पूछा जा रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किसका विरोध नहीं किया गया था? तो कर्म के सिद्धांत का विरोध नहीं किया गया था। तो विरोध क्या क्या चीज का किए थे? तो तंत्र मंत्र, बहुदेववाद और मूर्ति पूजा, इन सभी चीजों का जो है स्वामी दयानंद सरस्वती विरोध किए थे, लेकिन कर्म के सिद्धांत का विरोध नहीं किए थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, इसमें मिलान करने वाला है। मिलान करने वाला क्वेश्चन कूट कूट के एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो देखिए, मिलान करते हैं हम लोग। सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव। तो जो लॉर्ड क्लाइव है ना, वो बंगाल में द्वैत शासन लागू किए थे। तो पहला का हो जाएगा चौथा। दूसरा है लॉर्ड बेलोजेली, तो सहायक संधि। तीसरा लॉर्ड डलहौजी, हड़प नीति, राज्य विलय नीति। ठीक है। और लॉर्ड कर्जन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाए थे। फिर से एक बार रिवीजन करवाते हैं। लॉर्ड क्लाइव, तो जो लॉर्ड क्लाइव है वो कोची किए थे? तो बंगाल में द्वैत शासन लागू किए थे। लॉर्ड बेलोजेली, सहायक संधि। लॉर्ड डलहौजी, जो राज्य को जो मर्ज कर रहे थे ना, वही वाला नीति। और लॉर्ड कर्जन जो है विश्वविद्यालय अधिनियम को लाए थे। तो इसका आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? पहली बार सामुद्रिक जो है व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे कौन सा यूरोपीय देश? तो पुर्तगाल। पुर्तगाली ऐसे भी पहली बार जो है ना सामुद्रिक जो है व्यापारिक आधिकारिक जो केंद्र जो है भारत में स्थापित किए थे। ठीक है, तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे भी पहली बार जो कौन सा यूरोपीय देश भारत में व्यापार किया था, सामुद्रिक व्यापार? तो पुर्तगाली। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? कौन सा भारतीय शासक था जो विदेश में आधुनिक पद्धति का दूतावास स्थापित किए थे? तो सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी। अच्छा, टीपू सुल्तान जो है अपना राजधानी कहाँ पे स्थापित किए थे? तो श्रीरंगपट्टनम में किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो है वो आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। कहाँ पे? तो विदेशों में। चलिए आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो द्वैत शासन प्रणाली को बंगाल में समाप्त कौन किया? तो वाराणसी। अभी पहले पढ़े थे कि लागू कौन किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव, और खत्म कौन किया था? तो वाराणसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? अनुच्छेद जो 300 है वो मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 300 का संबंध है मुकदमे तथा कार्यवाही से। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं ना, वो स्थानीय निकायों को सदस्य से चुनते हैं, शिक्षकों से चुनते हैं और स्नातकों से चुनते हैं, लेकिन उद्योगपतियों द्वारा नहीं चुना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया? मतलब कौन सा संविधान संशोधन के तहत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो 7वां संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया कि कोई एक व्यक्ति 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो 7वां संविधान संशोधन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 54 नंबर क्वेश्चन कि राज्यपाल द्वारा जो जारी अध्यादेश के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक होता है? जो राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करता है, इसके लिए किसका अनुमोदन आवश्यक होता है? तो विधानसभा का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है उसमें विधानसभा का अनुमोदन जो है आवश्यक होता है। अगला है कि भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित में है। तो देखिए भारत में जो संसदीय सरकार की जो विशेषताएं है ना, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। गलत है। मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि सांसद बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक ही मंत्री पद पर रह सकता है। तो सांसद बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक ही सांसद पद पर रह सकता है, मंत्री पद पर। तो ये सही स्टेटमेंट है। और तीसरा कह रहा है मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। मंत्री पद ग्रहण करने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति नहीं, जबकि राष्ट्रपति के जो है समक्ष शपथ लेता है। तो सही। और अगला कह रहा है राष्ट्रपति भारत में वास्तविक कार्यकारी है। नहीं, राष्ट्रपति भारत में वास्तविक कार्यकारी नहीं है, बल्कि कि प्रधानमंत्री है। तो इसलिए इसका सिर्फ और सिर्फ दूसरा सही हो जाएगा, यानी केवल डी आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलिए। किसी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए जो है अधिकार परीक्षा जो है रीट जारी किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका डी। अगला है वर्तमान में भारत सरकार में कितनी कैबिनेट समितियां हैं? भारत में सरकार में कितनी कैबिनेट समितियां हैं? तो कुल 8। भारत सरकार के पास जो है ना कुल 8 कैबिनेट समितियां हैं। अगला है विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होगा? विधानसभा का, याद रखिएगा, विधानसभा का सदस्य चुनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। अच्छा, कौन सा अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है? तो 173 के बी में। अगला है भारत में किसी अध्यादेश को अधिकतम वैधता कितनी महीने और हफ्ते होती है? कोई भी अध्यादेश की अधिकतम जो वैधता होती है, वैधता जो अधिकतम वैधता होती है वो 6 महीने और 6 हफ्ते होती है। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आर्टिकल 66 में। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव बताया गया है। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चुने। तो देखिए इसमें सब गलत है, सिर्फ प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कृषि पे ध्यान दिया गया था, ये वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी सभी गलती है। एक क्वेश्चन आपके लिए जो है होमवर्क के तौर पे दिया जा रहा है कि साधन जो लागत पर ANNP किसके बराबर होती है? तो 4 ऑप्शन में से आपको कोई ऑप्शन चुन के आंसर बताना है। अगला है कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? देखिए कृषि विपणन प्रणाली में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा, यानी सभी आंसर हो जाएगा। पहला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी अपनाया गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी अपनाया गया है, बफर स्टॉक का रखरखाव भी अपनाया गया। तो तीनों नीतिगत उपाय है कृषि विपणन प्रणाली में सुधार करने। अगला है किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का प्रस्ताव दिया है? मतलब कह रहा है ना कि कौन से समिति जो है वो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है?
तो SVS राघवन समिति, SVS राघवन समिति, यह जो समिति है वो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए NSO एक संगठन है, यही जो है सर्वेक्षण करता है। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसको फुल फॉर्म होता है। अगला है भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी जो समिति है उस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूर्ण संरचना से संबंधित है। जो भंडारी समिति है वो किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूर्ण संरचना से संबंधित है। अगला है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया तो 2006 से 2007 के लिए। अगला है निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, माने आर्टिफिशियल बंदरगाह है? तो चेन्नई जो है वो आर्टिफिशियल बंदरगाह है। अगला है कि प्राचीन बिहार का कौन सा राजवंश पितृहंत राजवंश के नाम से जाना जाता है? देखिए प्राचीन बिहार का कौन सा राजवंश जो है वो हंता राजवंश के नाम से जाना जाता है, पिता के हत्या के राजवंश के नाम से जाना जाता है। तो हर्यक वंश जो है वो पितृहंता राजवंश के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। और बांकीपुर पटना में तो इसका अधिवेशन हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो RN माधववालकर थे। और इसी बांकीपुर अधिवेशन में ही जो कांग्रेस का सदस्य शुल्क था वो 5 रुपया से घटा करके 1 रुपया कर दिया गया था। तो कई सारे क्वेश्चन इसमें बता दिए। अगला है निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई थी? बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो अध्यक्षता था वो स्वामी दयानंद सरस्वती इसी ने स्थापना किए थे 1929 में। और इसके सचिव जो थे वो बिहार प्रांतीय किसान सभा के जो सचिव थे वो कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। तो उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आपको याद हो गया होगा, ऑप्शन डी होगा। बिहार किसान प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कौन किए थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती किए थे। चलिए अगला पेज में चलते हैं। अगला है मुजफ्फरपुर जो बम कांड हुआ था 1908 में, उसमें किनका संबंध नहीं है, मतलब कि इस बम कांड से कौन व्यक्ति का संबंध नहीं है? तो देखिए चंद्रशेखर आजाद का जो है इससे संबंध नहीं है। मुजफ्फरपुर बम कांड से इसमें 2 व्यक्ति का संबंध है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों का संबंध है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का इनमें कोई संबंध नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? तो देखिए मुंगेर में कौन सा जल कुंड स्थित है? तो सभी जल कुंड जो है मुंगेर में स्थित है। सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, ये तीनों के तीनों जो कुंड है वो मुंगेर में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला है कोसी नदी को निम्नलिखित में से किस नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई है? कोसी नदी को किस नदी के साथ जोड़ने के लिए जो है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है? तो मेची नदी को जो है कोसी नदी के साथ जोड़ा जाएगा। अगला है बनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना है। सबसे ज्यादा जंगल, तो सबसे ज्यादा जंगल जो है कैमूर में है, उसके बाद जमुई में और सबसे कम नवादा में। तो यही इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो वही बोल रहा है कि बनावरण के प्रतिशत के अनुसार जो है बिहार में निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम, सबसे ज्यादा जंगल कैमूर, उससे कम जमुई और सबसे कम नवादा में है। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है? तो बिहार का शोक जो है वो कोसी को कहा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि बिहार का सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाला नदी कौन सा है? तो कोसी नदी है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो ग्रामीण प्रतिशत या ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? भारत में 68.8% जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है? तो मंत्री परिषद की बैठकों का जो है अध्यक्षता कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। राज्य जो मंत्री परिषद होता है इसकी बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। अगला है बिहार में कितने राज्यपाल ऐसे हैं ना जो आगे चल करके राष्ट्रपति बने हैं? तो बिहार के 2 राज्यपाल ऐसे हैं जो आगे जाके काची बने हैं? तो राष्ट्रपति बने हैं।
अगला है 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के कौन से क्रम का राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। अभी वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान जो है वो बिहार के राज्यपाल हैं। तो ये कितने नंबर के राज्यपाल हैं, तो 41वां नंबर के जो है वो राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में भारतीय सेना ने निम्न में से किस स्थान पर अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है। अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन जो है वो भारतीय सेना ने कहाँ पे किया है, तो लखनऊ में किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष के रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष के रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया है। तो 2022-23 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में बिहार सरकार ने किन नई नीतियों का ऐलान किया है। तो देखिए 2025-26 वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में बिहार सरकार ने किन नई नीतियों का ऐलान किया है। देखिए सभी नीतियों का ऐलान किया जो ऑप्शन में दिया हो तीनों, बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति का भी, बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति का भी, और बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति और बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति। तीनों जो नीति है ना, तीनों नीति का जो है वो ऐलान किया है। तो उपयुक्त सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितनी राशि का आवंटन किया गया है। 2025-26 जो केंद्रीय बजट है इसमें रक्षा क्षेत्र में कितनी राशि का आवंटन किया गया है, तो 6.81 करोड़ जो है और रक्षा के लिए जो है रक्षा क्षेत्र में जो है आवंटित किया गया राशि है। अगला है अच्छा ये 6.8 करोड़ की बात हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक स्थापित किया जाएगा। बीज जीन बैंक कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो बिहार में स्थापित किया जाएगा। किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक जो है स्थापित किया जाएगा, तो बिहार में। अगला है हाल ही में चर्चा में रहे ब्लेज मैट्रोवेली किस देश की खुफिया एजेंसी MI6 के इतिहास में पहली महिला प्रमुख के रूप में चुनी गई है। हाल ही में चर्चा में रहे कौन, तो ब्लेज मैट्रोवेली किस देश की खुफिया एजेंसी MI6 के इतिहास में पहली महिला प्रमुख के रूप में चुनी गई है, तो इंग्लैंड। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनोरंजन आयोजनों और पर्यटन के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए 4 नई वीजा श्रेणियां शुरू की है। देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनोरंजन आयोजनों और पर्यटनों के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए 4 नई वीजा श्रेणियां शुरू की है। तो कौन, तो UAE संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में RBI ने भारतीय बैंक और उनकी विदेशी शाखाओं को किन देशों के निवासी और उनके बैंकों को भारतीय रुपया में ऋण प्रदान करने की अनुमति दी है। देखिए अक्टूबर 2025 का बात हो रहा है। RBI ने भारतीय बैंक और उनकी विदेशी शाखाओं को किन देशों में निवासी और उनके बैंकों को भारतीय रुपये में ऋण प्रदान करने की अनुमति दी है, तो 3 देश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अगस्त 2025 में भारत पे कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिससे कि अब कुल टैरिफ जो है 50% हो गया है। यानी कह रहा है कि जो अमेरिका देश है ना वो जो है अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है भारत पे, जिससे कि भारत का टैरिफ 50% हो गया। तो कितना अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, तो 25% जो है वो अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि अक्टूबर 2025 में भारत में निम्न में से किन यूरोपीय देशों यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ मुक्त व्यापार समझौते जो है लागू किया है। अक्टूबर 2025 में भारत ने किन यूरोपीय देशों के साथ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू किया है, तो उपयुक्त में से सभी नॉर्वे, हंगरी और आइसलैंड, इन सभी के साथ जो है समझौता को लागू किए हैं। अगला है कि जनजातीय केंद्रित जीनोमा अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। जनजाति केंद्रित जीनोमा अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो गुजरात। अगला है तंबाकू वेपिंग ई सिगरेट प्रोडक्ट पे पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। तंबाकू वेपिंग ई सिगरेट प्रोडक्ट पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो मालदीव बना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने किस विदेशी महिला प्रधानमंत्री के स्मरण पुस्तक का भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखा है। देखिए संस्मरण जो है पुस्तक है तो ये जो है विदेशी महिला प्रधानमंत्री का एक पुस्तक है, तो इसको जो है भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखा है, तो जॉर्जिया मेलोनी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा।
एक है पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज को निम्न में से किसने लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज को निम्न में से किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक जीजा पारिक का निधन 101 वर्ष की आयु में अक्टूबर 2025 में हो गया। इनके संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए, गांधीवादी विचारक है जिसका नाम है जीजी पारिक, इनका 121 वर्ष में निधन हो गया है। तो ये जो है इनका संबंध, ये तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, सही बात है। ये लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे, ये भी सही बात है। और श्रमिक आंदोलनों के नेता थे, ये भी सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है कि जो नीतीश कुमार जी हैं वो नवंबर 2025 में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। तो कितनी बार शपथ लिए हैं? तो 10वीं बार। अगला है साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2025 में नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र में जो है 2025 में किसे जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लास जलो क्रास्टजना होरकई, लास जलो क्रास्टजना होरकोई को। अगला है निम्न में से कौन सा बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है जिन्होंने यह खिताब 2025 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में हासिल किया? निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है जिन्होंने यह खिताब दुबई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में हासिल की है? तो मरियम फातिमा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 5 अक्टूबर 2025 को राजगीर में उद्घाटन किए गए बिहार के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। देखिए, 5 अक्टूबर 2025 को राजगीर में उद्घाटन किया गया बिहार के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, कथन इसका दूसरा सही है कि इस स्टेडियम का नींव जो है ना वो 12 अक्टूबर 2018 को रखी गई थी। तो ये कथन जो है सही है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मेरा नंबर आप लिख लीजिए 9572589800। कोई भी डाउट हो या किसी तरीके का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमको इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, हम पीडीएफ आपको दे देंगे।